10 लाख एकड़ ज़मीन यानी इंडिया का 13% ऑफ लैंड मास, 9 लाख मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का मालिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है वक्फ बोर्ड की और उसके एसेट साइज की। क्या क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड का लैंड हाइस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दास और मेरे साथ आप देख रहे हैं लाइक इट और नॉट। बने रहिएगा। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज के स्वभाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर वक्फ का कब्जा। संसद भवन, पीएम आवास भी मुसलमानों की संपत्ति। वक्फ बोर्ड को किसने सौंप दी? दिल्ली की 123 संपत्ति। बैंक की लूट किसने दी वक्फ को? अब हम आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखा रहे हैं। ये खबर तमिलनाडु के एक गांव से जुड़ी हुई है, जिसकी पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम। बोर्ड के मुताबिक शाहजहां ने बोर्ड के नाम ताजमहल का वक्फनामा तैयार करवाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा है कि शाहजहां ने वक्फनामे पर दस्तखत कैसे किए। वो तो जेल में बंद थे, वो हिरासत से ही ताजमहल देखते थे। आप हमें शाहजहां के दस्तखत वाले दस्तावेज। Use of the Waqf Board's powers. In 2021, just last year, there was a big Maharashtra Waqf land scam in and around Pune. In 2017, big UP Waqf land scam, which was exposed by us here on India Today. In 2012, the infamous Karnataka Waqf land scam, which continues to be one of the biggest Waqf-related land scams in recorded memory here. दिसंबर 2021 में बेट द्वारका के 2 टापुओं पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, कुछ इसी तरह का दावा किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और हाई कोर्ट ने कहा था कि कृष्ण नगरी में आखिर वक्फ कैसे हक जता रहा है। अब देखिए किस तरह जहां जहां हक जताया वहां वहां जमीन की मांग कर दी। और सिर्फ यही नहीं है, कैसे लूटन दिल्ली में भी बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन। दोस्तों, तो दोस्तों पहले ये समझते हैं वक्फ है क्या। तो वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है होल्ड करना। तो ये कहा जाता है कि वक्फ एज अ प्रैक्टिस, इसका रेलेवेंस तब से है जब से प्रॉफिट मोहम्मद है। तो उनके एक फॉलोअर हज़रत उमर को कोई एक प्रॉपर्टी मिली, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद से उन्होंने पूछा कि इस प्रॉपर्टी का करना क्या है। तो प्रॉफिट ने बोला कि इसको आप वक्फ कर दो और इसको लोगों के चैरिटी के पीछे लगाओ, लोगों की नीड्स को पूरी करने के पीछे लगाओ और रिलीजियस पर्पसेस के पीछे लगाओ। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है वक्फ का कॉन्सेप्ट। अब इंडिया में जब से इस्लामिक रूल रहा है तब से वक्फ का कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे ये इनके जो शहंशाह हैं, जैसे जैसे ये चेंज होते रहे हैं, वैसे वैसे वक्फ का जो फ्रेमवर्क है वो भी बदलता आया है, राइट। और अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ये वक्फ का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि वक्फ का एक्चुअली जो इम्पैक्ट है यहाँ से शुरू होता है। सो जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारे इस तरफ के जितने भी मुसलमान थे वो पाकिस्तान गए और उधर के जितने भी हिंदूज थे वो इंडिया में उन्होंने रिलोकेट किया। तो पहले एक म्यूचुअल एग्रीमेंट ये थी कि हमारे जो लोग होंगे, वो जो मुसलमान होंगे जो उस तरफ जाएंगे, वो हिंदू प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर कर लेंगे और उधर के जो लोग हैं यानी हिंदूज, वो जब इधर आएंगे तो ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कैसे? जैसे कि इलीगली किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देना, माइनॉरिटीज़ के साथ गलत बिहेवियर करना, ये सारी काफ़ी चीज़ें होने लगी। तो तब एक पैक्ट हुआ, ये 1950 की बात है, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट बोलते हैं। इस पैक्ट में 2 चीज़ें मेजरली डिसाइड हुई जो कि वक्फ के साथ जिसका कनेक्शन बाद में जुड़ता है, और वो है दैट रिफ्यूजीज विल बी अलाउड टू रिटर्न अनमोलेस्टेड टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई मुस्लिम है जो पाकिस्तान में है
और वो हिंदुस्तान आना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। तो ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी, जो भी अबडक्टेड या लूटेड प्रॉपर्टी होगी उसको रिस्टोर कर दिया जाए या रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दो मेजर शर्तें थी। अब ये दो जो शर्तें थी वो इसलिए थी कि जो भी हमारी जो माइनॉरिटीज़ है दोनों देशों में, उनको इक्वल सिविल राइट्स मिल सके। ठीक है, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं किया। सो बेसिकली पाकिस्तान में हुआ क्या, जो मुस्लिम्स यहाँ से वहाँ गए और हिंदू प्रॉपर्टीज़ में बसे, या तो गवर्नमेंट ने उन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लिया या वो मुस्लिम्स उन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लिए एंड दे बिकेम लैंडलॉर्ड्स। मगर इंडिया में क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ में हिंदू आकर के बसे, यानी उन मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ में, इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे रहने तो लगे बट वो ऑफिशियली लैंडलॉर्ड नहीं थे उस जगह के। ठीक है, अब इसका खुलासा मैं बाद में करूँगा कि ये गेम कैसे चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली ये ट्रांजैक्शन हुआ था तब। उसके बाद जाकर के 1954 में कांग्रेस गवर्नमेंट यानी जवाहरलाल नेहरू तब एक वक्फ एक्ट बनाते हैं, और उस एक्ट के अनुसार जो भी मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देखरेख ये वक्फ बोर्ड करेगी। ठीक है, और वक्फ बोर्ड 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 54 में एक्ट बना और 64 में ये बोर्ड बना। तो अब इस वक्फ बोर्ड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था और इसका पर्पस ये था कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ये मैनेज करेंगे और सुपरवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी फंक्शनिंग सही तरीके से हो रही हो। अब आता है 1984। 1984 में राजीव गांधी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि मुस्लिम्स की थी इंडिया में, जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा चुके थे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने वक्फ को हैंड ओवर कर दिया। जिसका मतलब है कि जो हिंदूज वहाँ पे रह रहे थे और उनको टेक्निकली तब तक लैंडलॉर्ड बन जाना चाहिए था, वो बन गए टेनेंट, और वो एज अ टेनेंट वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी में रहने लगे। ठीक है, उसके बाद 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो वक्फ के जो एक्ट हैं, रूल्स हैं, उनको और स्ट्रिंजेंट कर दिया। ठीक है, और उसको इतना स्ट्रिंजेंट और पावरफुल कर दिया कि वक्फ बोर्ड एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट करने लगी। ठीक है, अब आते हैं 2013 में। 2013 में जो कि कांग्रेस का लास्ट मतलब कार्यकाल था, उस वक्त मनमोहन सिंह थे तब के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया, कुछ 123 डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उन्होंने वक्फ को दे दी, ये बोल करके कि इसको आप रख लो। ठीक है, वो डिस्प्यूटेड थी, उन पे ऑब्जेक्शंस थे, बट वो उठा करके उन्होंने वक्फ को दे दिया। तो ये हुआ 2013 में। अब इन रीसेंट टाइम्स 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं विष्णु शंकर जैन, इन्होंने जो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 है, इसको उन्होंने इसमें चैलेंज किया है, ये बोल करके कि जो वक्फ के जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस पावर के थ्रू वो कई ऐसे एक्विजिशंस और क्लेम्स करते हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं। पहला तो है ये, और दूसरा उनका ये भी कहना है कि जो वक्फ का जो एक्ट है वो एब्सोल्युटली अगेंस्ट है सेक्युलरिज्म के। ठीक है, ये 2018 की बात है। अब 2023 में यानी इस साल दिसंबर को, अगर मैं सही हूँ तो 8 दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी के एक सदस्य जो कि हरनाथ सिंह यादव, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इन्होंने पेश किया है राज्यसभा में,
और इन्होंने ये मांग की है कि वक्फ एक्ट 1995 को रिवोक की जाए, ठीक है। और उसके पीछे उन्होंने काफ़ी सारी दलीलें दी हैं कि इनअप्रोप्रिएट एक्विजिशन ऑफ लैंड, क्रिएटिंग डिसहार्मनी अमंगस्ट सिविलियंस वगैरह वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि इस वक्फ एक्ट से जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड लोग हैं, यानी पीड़ित लोग हैं, वो खुद मुसलमान हैं, ठीक है। तो ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री वक्फ की इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कुछ कंट्रोवर्सीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। 1992 इलाहाबाद के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को वक्फ घोषित कर दिया गया, जिस पे बाद में केस भी हुआ और उसके बाद फिर उस जगह को खाली भी कराया गया। बट इनिशियली इसको वक्फ घोषित कर दिया गया था। इसके पीछे में कोई लेजिटिमेट रीज़न था नहीं कि उसको वक्फ क्यों घोषित की जा रही है। 2005 इन्होंने ताजमहल पे भी क्लेम किया, ये बोल करके कि शाहजहां ने ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि आप मुझे वो दस्तावेज़ दिखा दीजिए जहाँ पे शाहजहां ने इस पे साइन करके आपको दिया था, ठीक है। वो ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो ताजमहल पे उनका कब्ज़ा नहीं हो पाया और आज वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। 2012 बेंगलोर का एक मैदान है जो कि ईदगाह मैदान बोलते हैं, और वो वहाँ के निगम पालिका के अंडर में आता है। उस मैदान में कईयों साल से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इन्होंने उस लैंड पे भी अपना जो है एक्विजिशन ठोक दिया और ये कहा कि ये जो है वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। तो इवेंचुअली इस पे केस हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन नहीं है। 2017 ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2017 में वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़मीन को भी वक्फ घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद थी जिसका लीज एक्सपायर हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि जी जहाँ पे मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और उन्होंने उस पर भी हक जता दिया, जिसके लिए इलाहाबाद को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ये, और फिर वहाँ पे उनके साथ केस लड़ना पड़ा, ठीक है जी। फिर 2017 में ज्ञानवापी, मथुरा, उसके बाद राम भूमि, इन सब जगहों पे वक्फ ने जो है अपना क्लेम्स बिठा रखा है आज भी। 2021 सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का नाम है मुगल सराय। तो मुगल सराय एक इस्लामिक वर्ड है, तो इन्होंने उस नाम के को बैकग्राउंड बनाते हुए, रीजनिंग देते हुए, इन्होंने सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी जो है जगह क्लेम कर लिया था। फिर 2021 में बेट द्वारका के 2 टापुओं पर भी इन्होंने क्लेम किया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जी कृष्णनगर में आपका क्या काम है, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2022 तमिलनाडु में त्रिची में 18 गांव, जो कि करीब करीब 400 एकड़ तक है, इन 18 के 18 गांव पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम ठोक दिया। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे एक शिव मंदिर है जो कि 1600 साल पुरानी है, और इनके हिसाब से वो मंदिर भी जो है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वो मंदिर इतना पुराना है कि तब तो इस्लाम भी नहीं आया था। इस्लाम को आए हुए कुछ 1300-1400 साल हुए हैं, तो तब तक तो इस्लाम भी नहीं आया था। अगर तुमने पुलिस को खबर की तो कर देना, कोई फिक्र की बात नहीं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, वक्फ के पास ये कौन कौन से पावर्स हैं। अब ज़रा इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में लेता हुआ चलूँगा कि आपको समझ में आए कि
ये बोर्ड कितनी पावरफुल है। सेक्शन 8 ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो भी सर्वे कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और ये वायलेशन है आर्टिकल 27 का, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए या किसी भी रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए कोई खर्चा कभी नहीं करेगी, अपने टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगाएगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अभी जो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसमें जो खर्चा हुआ है वो सारा का सारा डोनेटेड फंड्स है। उसमें यूपी गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं था। यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ फैसिलिटेट किया था उस इवेंट को, बट फाइनेंशियली यूपी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। ठीक है। सेक्शन 14 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स ही रहेंगे। इंडिया में कोई दूसरा और कोई बोर्ड है नहीं जिसमें एक रिलीजियस सेक्ट के ही लोग हो सके उस बोर्ड में, ऐसा दूसरा कोई बोर्ड ही नहीं है। सेक्शन 40 में ये कहता है वक्फ हैज़ द पावर टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी। अगर वक्फ को ऐसा लगता है, इफ दे हैव रीजंस टू बिलीव, then they can acquire any property. At least they can start the process of acquisition of that property. Section 51, अगर कोई वक्फ का कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसको बेच दे तो उस ट्रांजैक्शन को वॉइड माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर क्या होगा कि हम सिविल कोर्ट जाएंगे, हम केस लड़ेंगे। यहाँ पे कोर्ट वोट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके उस ट्रांजैक्शन को खारिज कर दिया जाएगा, वो वॉइड है, वो माना ही नहीं जाएगा। सेक्शन 52 में अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को इनक्रोच कर लेता है या ऑक्यूपेशन कर लेता है, तो जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको 30 डेज दी जाएगी और 30 दिन के अंदर उन्हें जो है वो प्रॉपर्टी खाली करानी है। 54 and 55 में अगर कोई इंक्रोचमेंट होती है किसी प्रॉपर्टी की, तो वो सीधा जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है वो एविक्शन नोटिस भेजेगा, कोई किसी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है। सेक्शन 83, वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल मतलब उनका अपना कोर्ट होगा। इसका मतलब ये है, इस सेक्शन के मुताबिक आप सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो तो इसमें बार है ही है। ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें वक्फ जो है वो क्लेम करता है, तो सबसे पहले आपको ट्रिब्यूनल में जाके प्लीड करना होगा, अपना जो भी है दस्तावेज देने पड़ेंगे। अगर उनका जो भी डिसीजन हुआ उससे आप खुश नहीं हैं, तो आप हायर कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, आपको रिट पिटिशन के थ्रू हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपील और रिट पिटिशन के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। अपील में क्या होता है कि आप चैलेंज करते हैं एक लोअर कोर्ट के डिसीजन को। रिट पिटिशन में क्या होता है, आप बोलते हैं कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे एक रेमेडी दो। ठीक है। तो आप टू सीक दैट रेमेडी आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, मगर आप अपील नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है उसको इतना स्ट्रांग माना गया कि आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। सेक्शन 89, अगर आपको वक्फ बोर्ड को कोई नोटिस देना है तो आपको उसको 60 दिन का 60 डेज का टाइम देना पड़ेगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ भी इशू होता है और मैं उनके अगेंस्ट में कोई सूट करना चाहता हूँ तो मुझे उनको 60 दिन का टाइम देना पड़ेगा।
बिल्कुल उसी तरीके से वक्फ बोर्ड भी उसी कैटेगरी में आता है। सेक्शन 92 ये कहता है कि मान के चलिए आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, और हम एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड कैन बिकम अ पार्टी एनी टाइम इन अ प्रोसीडिंग। मतलब वक्फ बोर्ड कल आकर के आपके साइड ले सकती है और मेरे अगेंस्ट में लड़ सकती है। दे कैन बिकम अ पार्टी एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी रिटन नोटिस, और कोर्ट को उनकी बात सुननी पड़ेगी। सेक्शन 101, जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, और जो उनके जो मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली बेसिकली वो होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं या उनको असाइन किया जाता है कि वक्फ का कोई पर्टिकुलर टास्क किया जाए, ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। यानी आईपीसी सेक्शन 21, अंडर आईपीसी सेक्शन 21 आप इनको टच नहीं कर सकते। सेक्शन 104, 105, नॉन मुस्लिम्स कैन डोनेट वक्फ। अच्छा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है इनका। देखिए, वक्फ वही कर सकता है जो मुसलमान है, ठीक है, एज पर हिस्ट्री एंड एज पर ट्रेडिशनल हिस्ट्री आई वुड से। ये बोलता है कि नॉन मुस्लिम्स कैन ऑल्सो डोनेट वक्फ। अब वक्फ तो सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, और अगर वो नॉन मुस्लिम अगर करता है तो टिपिकली उसको मुसलमान होना पड़ेगा वक्फ करने के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं कन्वर्जन का जो है एक एंगल देखा जा रहा है। सेक्शन 107, according to the Act 36 of 1963, Indian Limitation Act is not applicable on वक्फ। कहने का मतलब ये है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो एक टाइमलाइन होता है उसको कोर्ट में परस्यू करने का। वक्फ का ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर 50 साल बाद उनको लगता है कि जी हमें कोर्ट जाना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यही वो सेक्शंस हैं जो कि ड्रैकोनियन है, और इसी वजह से जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है। अरे देवा, तो दोस्तों, ये गड़बड़ है बाबा। व्हाट इज द फिक्स? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं और राज्यसभा में भी ये बात उछाली गई है। दोस्तों, इसका फिक्स जानने के लिए कुछ बेसिक सवाल है जो मैं आपको करना चाहूँगा। क्या किसी रिलीजन के लिए या किसी रिलीजन के पास ऐसा कोई लॉ है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं? मुझे ध्यान नहीं है, एंड एज फार एज आई नो देयर इज़ नन, नॉट फॉर एनीवन। तो ये स्पेशल कानून वक्फ बोर्ड को क्यों दी जा रही है? ये स्पेशल राइट्स वक्फ बोर्ड को क्यों दी जा रही है? दूसरा, वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं कहीं पे ऐसा कानून नहीं है। तीसरा, ये जो अब कानून मैंने आपको जो बताया, ये सब एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आउटकम है। एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए ये सारे कानून बनाए गए हैं, और इससे कुछ नहीं, अपना वोट बैंक चमकाना। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्सट्रीम पावर्स दिए गए हैं ये तो बंद होने ही चाहिए, ठीक है। एक बॉडी को एक बॉडी की तरह रहनी चाहिए, ना ही कि आप उसको एक पैरेलल लीगल सिस्टम बना दो, ठीक है, कि उसकी औकात सिविल कोर्ट की रहे ही ना, ठीक है। तो पहले तो ये बंद होना चाहिए। दूसरा, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने क्लेम की है आज तक,
कहते हैं कि जो वफ़ करता है, जो प्रॉपर्टी डोनेट करता है, इनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका नाम होता है। एक रीसेंट फाइंडिंग्स थी कि इनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो डेडिकेट करता है या डोनेट करता है उसका नाम ही नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसका मतलब है कि ये सेल्फ एक्वायर्ड है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रीवैल्यूएट किया जाए, एक इंक्वायरी बिठाई जाए और हर एक प्रॉपर्टी का फिर से एक रीवैल्यूएशन हो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे इन्होंने रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे वनवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये वफ़ लैंड है। अब वहाँ के लोग पास के शहर भी नहीं गए हैं, तो वो कहाँ एक ट्रिब्यूनल कोर्ट जाएंगे। तो जब वो थक हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पेपर होता नहीं है, ठीक है, वो पुश्तों से मतलब वहीं पे रह रहे हैं, तो गांव देहात में कहाँ उतना पक्का पेपर होता है, नहीं होता है, तो फिर हार जाते हैं, ठीक है, तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। तो फिर उनको बोला जाता है जी एक ही तरीका है, आप मुसलमान हो जाओ तो ये जो लैंड है ये आप रख पाओगे। और यही सल्यूशन इन्होंने त्रिची के लोगों को दिया था, जिस भी इन्होंने 2022 में क्लेम किया था। तो दोस्तों फिर से बोलना चाहूँगा, रीवैल्यूएशन होना चाहिए ज़मीन का और इनके लॉज को स्टेप डाउन करना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल पे ले आए कि वो रूल्स निगोशिएबल लगे। फिलहाल तो ये रूल्स बिल्कुल निगोशिएबल लग ही नहीं रहे हैं। बात तो सही है। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं शो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। इसी तरह मैं हर हफ्ते एक तड़कता भड़कता टॉपिक लेके आऊँगा और उस पे हम करेंगे लंबी चर्चा। धन्यवाद। जय भारत।